हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस के 12वां चैप्टर जिसका नाम है दूरी मापन और गति। इसमें हम दूरी मापन की आवश्यकता, फिर हमारे देश में जो मापक जो है अपनाया गया उसको, फिर अंतर्राष्ट्रीय मापक, फिर गति, कुछ भिन्न भिन्न गतियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दूरी मापन की आवश्यकता क्यों होती है। दूरी मापन की आवश्यकता, हम किसी भी इकाई, मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में किसी चीज़ को मापते ही क्यों हैं। इंच में कई सारे मापक होते हैं, तो दूरी मापक की आवश्यकता होती है तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए। कोई भी वाहन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जो भी हो गतिशील, उस तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए एक तो यह होता है, तथा दूसरा कारण होता है, एक ये कारण होता है, दूसरा कारण होता है किसी भी दूरी को मापने की आवश्यकता। अगर हम किसी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई को, लंबाई, चौड़ाई, इन सब चीज़ों को जानना चाहें तो हमें दूरी मापना पड़ता है। तो वस्तु की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए भी हमें क्या करनी पड़ती है, तो दूरी को मापना पड़ता है। तो समान मापक की शुरुआत कैसे हुई ये देखते हैं। समान मापक की शुरुआत मतलब कि पहले तो हम देखते हैं कि दूरी मापन पहले के समय के देखते हैं। प्राचीन समय में दूरी को जो मापा जाता था प्राचीन काल में तो वो देखते थे कि हाथ के बित्ते, हथेली के जो होते थे उसके द्वारा नाप लिया जाता था, या तो पैर, या तो फिर किसी बिना ही नापे, मतलब कि कोई सा भी अमान्य वस्तु को मानकर, मतलब कोई भी मानक रूप में माना गया नहीं मापक था जिससे कि दूरी को मापा जा सके। लेकिन इसमें क्या होती थी कि हर के एक के पैरों के जो होते थे, या तो कदम हम बोले, या पैर के पाँव के जो लंबाई है उसके द्वारा। तो इस तरह से ये जो होते हैं हर व्यक्ति के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी के बड़े, किसी के छोटे हो सकते हैं हाथ, हथेली, तो किसी के पैर, पाँव, तो किसी के कदम बड़े छोटे। तो इस तरह से ये जो हो गया ये अस्वीकार्य हो गया। ये बढ़ते वैश्वीकरण या औद्योगिकरण के साथ ही, या लोगों की बौद्धिक क्षमता के साथ ही यह जो है मापक वो नहीं चलने लगा, और इसके साथ ही आवश्यकता हुई एक समान मापक की। एक मान्यता है पुराने कि समान मापक की शुरुआत अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग तरह से हुई। तो हमारे राष्ट्र में देखते हैं समान मापक की शुरुआत, एक कथा है, प्रचलित कथा है कि एक राजा ने अपने नाक से लेकर हाथ की उंगली तक के बीच की दूरी को माप लिया और उसे ही माना गया गज। उसने उसे नाम दिया गज, और उसके साथ ही यहाँ पर एक मापक शुरू हुआ। एक राजा द्वारा क्या किया गया, अपने राजा के नाक से लेकर के हाथ की उंगली के बीच की दूरी को ही क्या मान लिया गया, एक गज मान लिया गया। एक कथा है, उसे माना गया एक गज। फिर एक गज को फिर 3 टुकड़े में कर दिया गया, और हर एक टुकड़े को बोला गया फीट, और फिर हर फीट को फिर 12 टुकड़ों में क्या कर दिया गया, और उसे बोला गया इंच। और इस तरह से हमारे यहाँ समान मापक की शुरुआत हुई। सब उसी मापक के आधार पर खरीद बिक्री करने लगे। अगर हम बात करें तो इस तरह से क्या हुआ कि एक गज को माना गया बराबर 3 फीट। फिर एक फीट को माना गया, एक फीट के फिर 12 टुकड़े किए गए तो 12 इंच। और उसके बाद फिर देखते हैं तो 220 गज को मान लिया गया एक फरलॉन्ग, और फिर 8 फरलॉन्ग को माना गया यहाँ पर लंबी दूरी को मापने के लिए, फरलॉन्ग को माना गया यहाँ पर 1 मील। तो इस तरह से भारत में समान मापक की शुरुआत हुई। लेकिन अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग मापक जो है वो स्वीकार किया गया। तो इस तरह से वैश्वीकरण जब आया, वैश्वीकरण के साथ मतलब एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ जब व्यापार होने लगा तो एक के यहाँ कुछ अलग मापक चल रहा है, एक के यहाँ कुछ अलग मापक। तो ऐसे में एक देश का दूसरे देशों के साथ व्यापार करना जो हुआ वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो ऐसे में फिर वैश्विक स्तर पर एक बैठक की गई, कई सारे राष्ट्र उसमें आए, और फिर एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय मापक को जो है सभी राष्ट्रों ने स्वीकारा। तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय मापक कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मापक। फ्रांस में इसके लिए बैठक की गई, फ्रांस में वैश्वीकरण के साथ बढ़ते वैश्वीकरण के कारण, मतलब कि जब एक देश का दूसरे देशों के साथ व्यापारिक रूप से संबंध बनने लगा, खरीद बिक्री होने लगी, तो फ्रांस में एक बैठक हुई, एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई, और वहीं पर स्वीकार किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय मापक। एक बड़े से एक जो है एक छड़ को नाम दिया गया, एक छड़ को मीटर मापक के रूप में। एक छड़ की लंबाई को हम ऐसे लिखेंगे, एक छड़ की लंबाई को मीटर मापक माना गया।
और फिर उसे क्या किया गया, फिर उसे जो है कई टुकड़ों में करके फिर सेंटीमीटर और फिर उसे मिलीमीटर में बदला गया, जो कि जैसे अगर माने तो 10 मिलीमीटर को माना गया 1 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर को हम देखें तो 1 मीटर, और फिर 1000 मीटर को 1 किलोमीटर माना गया। ये अंतर्राष्ट्रीय फिर मापक को स्वीकार करने के बाद वैश्विक स्तर पर या एक दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापार करने में आसानी हो गई और सरलता से जो है वो खरीद बिक्री आयात निर्यात होने लगा। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय मापक की शुरुआत। अब हम गति को देखते हैं कि गति की परिभाषा लिखते हैं और फिर उसके कुछ विभिन्न गतियों को देखते हैं। गति जो होता है किसी गतिशील वस्तु के समय के साथ परिवर्तन, अगर कोई यहाँ है कुछ समय के बाद यहाँ हो गई तो उसके वही स्थिति को हम कहते हैं गति। किसी समय अंतराल में वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है। एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर चला गया तो हम उसे कहते हैं कि वो वस्तु गतिशील है या वो गति कर रहा है। गति कुछ अलग अलग गतियों को हम देखते हैं। गति कुछ गतियाँ हम देखते हैं। मुख्य 3 होता है। एक होता है सरल रेखीय गति, पूरी तरह से हम लेते हैं। एक होता है सरल रेखीय गति, एक होता है घूर्णन गति या इसे हम कहेंगे वर्तुल गति, और एक होता है आवर्त गति। सरल रेखीय गति में कोई भी वस्तु जो है वो सीधी रेखा में गति करता है। इसमें क्या होती है, सीधी रेखा में गति करती है। सीधी रेखा में होने वाली गति को हम कहते हैं सरल रेखीय गति। जैसे कि उदाहरण लें, अगर चलती गोली की गति वो एकदम सीधी चलती है। सूर्य से निकला हुआ प्रकाश की गति, सीधी रेखा में चलती गाड़ी की गति, ये सब है सरल रेखीय गति। अगर बिल्कुल ही सीधी रेखा में तो उसे हम कहेंगे सरल रेखीय गति। घूर्णन गति या वर्तुल गति जो होता है किसी अक्ष पर या अपने ही कक्ष में जो होता है पूरे चारों घूर्णन करता है, किसी अक्ष पर घूर्णन करने वाली गति, तो वो होता है घूर्णन गति। जैसे कि अगर हम बात करें सूर्य जो गति करता है, सूर्य के चारों बगल जो पृथ्वी गति करती है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों बगल, चंद्रमा की गति जो कि पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है, फिर उसके साथ ही पंखे की गति देखें, पंखा की गति, चलती गाड़ी के चक्के की गति, तो ये सब हुआ घूर्णन गति या वर्तुल गति का उदाहरण। आवर्त गति क्या होता है, कुछ समय के बाद जो वस्तु पुनः कुछ समय के बाद, कुछ अंतराल के बाद पुनः उस गति को दोहराए, तो उसे कहेंगे हम, जो वस्तु पुनः गति को दोहराए उसी गति को, तो उसे हम कहेंगे आवर्त गति। जैसे अगर उदाहरण लें, जैसे झूले की गति जैसे कि यूँ जाती है फिर वो वापस आती है फिर वो जाती है। लोलक की गति जैसे बॉब कहते हैं, जो घड़ी में होता है इस तरह से टन टन करने वाली, तो वो भी गति लोलक की गति भी होती है। और इसी तरह के कई सारे गति जो कि फिर से वो दोहराए, उसे हम कहते हैं आवर्त गति। अगर हम उदाहरण लें एक साइकिल का उदाहरण लें, तो साइकिल में चलने वाले अगर हम साइकिल एक लेते हैं, साइकिल में चक्के जो गोल गोल घूमते हैं वो हो गया हमारा घूर्णन गति, चक्के की गति। अगर हम घंटी को बार बार दबा रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा आवर्त गति। घंटी की गति हो जाएगी आवर्त, इसकी गति हो जाएगा घूर्णन, चक्के की गति। और अगर हम पैडल को घुमा रहे हैं गोल गोल तो वो भी क्या हो जाएगा घूर्णन गति। और अगर ये एकदम सीधी रेखा में चल करके जा रहा है तो इस तरह से इसकी गति को हम बोलेंगे कौन सी गति, सरल रेखीय गति। तो इस तरह से हमने अपने 12वें चैप्टर दूरी मापन और गति में अलग अलग गतियों को और फिर दूरी मापन की आवश्यकता और समान मापक की शुरुआत को देखा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।